दोस्तों स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज की हमारी मूवी का नाम है 11, जिसमें हम देखेंगे कि चेन्नई में एक सनकी कातिल लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। ये कातिल इतना शातिर है कि उसने पूरे पुलिस फोर्स का मजाक बनाकर रख दिया है। अब खूनी पकड़ा जाएगा या नहीं, ये हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें चेन्नई शहर दिखाया जाता है। तभी रात के अंधेरे में एक नकाबपोश इंसान एक आदमी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे बेरहमी से जलाकर मार देता है। अब इस कातिल ने इस इंसान को क्यों मारा, ये हमें आगे पता चलेगा। ये है एसीपी अरविंद, जो अपने साथियों को बताता है कि चेन्नई में एक गैंग छोटे मोटे बैंकों को अपना निशाना बना रही है। ये गैंग एक खास पैटर्न पर काम करती है कि पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचने में कम से कम 10 मिनट का समय तो लगता ही है, और इसी का फायदा उठाकर ये गैंग पैसा लूटकर बैंक से भाग जाती है। फिर अरविंद बताता है कि हमने सभी बैंकों के गहनों में जीपीएस ट्रैकर लगा दिए हैं, बहुत जल्दी हम इन सब को पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी बैंक के सामने आकर रुकती है। ये है धीरन, जो इन सभी का लीडर है। फिर ये सभी लोग अपने चेहरे पर नकाब पहन लेते हैं और बंदूक की नोक पर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो मैनेजर को धमकी देकर सारा पैसा लूटकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एसीपी अरविंद जीपीएस की हेल्प से इस गैंग के अड्डे तक पहुंच जाता है और अकेले ही उन सब को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। तभी और पुलिस वहां पर आती है और इन सभी डकैतों को पकड़ कर ले जाती है। ये है पुलिस ऑफिसर रंजीत, जो कि किसी केस के चलते बहुत ही परेशान है। दरअसल जिस साइको किलर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, ये उसी की वजह से परेशान है। वो किलर लोगों को मारता है और फिर शहर से बाहर ले जाकर उनकी लाश को जला देता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 30 साल की उम्र के लोगों को ही मारता है। किसी भी लाश पर चोट का कोई भी निशान नहीं, वो बस उनके माथे के बीचों बीच गोली मारता है। वो हर बार लाश को पेट्रोल डालकर जला देता है ताकि लाश को कोई पहचान ना पाए। अब इसी से पता चलता है कि वो कातिल कितना चालाक है, क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। इस कातिल के कारण पूरा चेन्नई शहर दहशत में आ गया था और इसी की वजह से ऑफिसर रंजीत भी परेशान है, क्योंकि ये केस उनके ही अंडर था। फिर एक रात रंजीत का एक्सीडेंट हो जाता है। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण रंजीत कोमा में चले जाते हैं। फिर कमिश्नर चंद्रशेखर ये केस एसीपी अरविंद को सौंप देते हैं। ये है मनोहर, इनको भी अरविंद की टीम में ही शामिल कर दिया जाता है। फिर अरविंद और मनोहर उन सभी जगह पर जाते हैं जहां से वो लाशें मिली थी और दोनों मिलकर केस की छानबीन करने में लग जाते हैं। फिर एक दिन अरविंद एक कैफे में छुपकर बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसके सामने एक संजना नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। दरअसल संजना पृथ्वी नाम के एक बंदे को ब्लाइंड डेट कर रही थी और वो गलती से अरविंद को ही पृथ्वी समझकर उसके सामने बैठ जाती है। फिर अरविंद उसे बताता है कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, और संजना भी ये बात जानकर वहां से चली जाती है। लेकिन संजना को अरविंद पसंद आ जाता है और फिर वो उसका हर रोज पीछा करने लगती है। अब तो वो उसके घर के सामने उसका इंतजार भी करने लगी थी, लेकिन अरविंद उसको देखकर नजरअंदाज कर देता है। फिर संजना उसका नंबर पता लगाकर उसको कॉल भी करती है, लेकिन वो फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक कार बस स्टॉप के सामने आकर रुक जाती है। उस कार में से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है और बस स्टॉप पर बैठे उस आदमी को मारकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों यही वो साइको किलर है जिसने पूरे चेन्नई शहर को डरा कर रखा हुआ था। फिर अगली सुबह अरविंद और मनोहर क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर मीडिया वाले भी मौजूद थे। फिर वो अरविंद से सवाल करते हैं कि इतने सारे कत्ल होने के बाद भी कातिल अब तक आजाद क्यों घूम रहा है। फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में कुछ नहीं मिलता सिवाय पुराने पैटर्न के, वही माथे पर गोली और पेट्रोल छिड़ककर जला देना। इस बार फोरेंसिक को एक नई चीज भी मिलती है और वो थी एंकल प्लेट, जो कि लाश के पैरों में कुछ महीने पहले ही लगाई गई थी। फिर अगले दिन अरविंद और मनोहर उन सभी 7 लोगों से मिलने जाते हैं जिन्होंने हाल ही में एंकल प्लेट लगवाई थी। अब 6 लोगों से मिलने के बाद एक 7वां आदमी बचा था जिसका नाम था सुधाकर। फिर वो लोग सुधाकर से जाकर मिलते हैं और देखते हैं कि उसने भी एंकल प्लेट लगवाई थी। तभी अरविंद एक बात नोटिस करता है कि उसके पांव का निशान बाकी के 6 लोगों से अलग था, लेकिन अरविंद इस बारे में उससे कोई भी बात नहीं करता। फिर वहां से निकलने के बाद अरविंद के पास संजना का फोन आता है और वो बताती है कि वो किसी मुसीबत में पड़ गई है। फिर अरविंद उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जाकर देखता है कि वो किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि संजना ने उसे अपने दिल की बात बताने के लिए ही बुलाया था।
फिर संजना उसको प्रपोज कर देती है, लेकिन अरविंद उसको मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसको जाता हुआ देखकर संजना रोने लगती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि कातिल ने एक बार फिर से किसी इंसान को मार डाला था, और इस बार शहर के बाहर नहीं बल्कि शहर के अंदर। फिर एक कांस्टेबल अरविंद को बताता है कि बाहर एक भिखारी उस खून के बारे में कुछ जानता है। फिर ये बात सुनते ही अरविंद तुरंत उस भिखारी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या जानते हो। भिखारी बताता है कि एक नकाबपोश आदमी ने एक लड़की को मार डाला। उस लड़की को मैंने बहुत बार देखा है, वो हर रोज स्कूटी से जाती थी, लेकिन उस रात वो पैदल ही जा रही थी। फिर अरविंद सोच में पड़ जाता है कि वो उस रात स्कूटी से क्यों नहीं गई। हो सकता है उसकी स्कूटी खराब हो गई हो और रिपेयर के लिए किसी गैराज में गई हो। फिर जब अरविंद छानबीन करता है तो उसकी बात सही निकलती है। उन्हें उस लड़की की स्कूटी एक गैराज में मिलती है और स्कूटी की डिग्गी में से एक पता भी मिलता है। वहां पहुंचने पर उन्हें तारा नाम की एक लड़की मिलती है और वो लड़की पुलिस को देखकर घबरा जाती है। फिर पुलिस वाले जब उसके घर की छानबीन करते हैं तो दीवार पर लगी तस्वीरें देखकर उन्हें पता चलता है कि इस लड़की तारा की एक जुड़वा बहन भी है। और तो और ये जिस स्कूल में भी पढ़ती हैं वहां टोटल 11 जुड़वा पेयर्स हैं, और इन्हीं में से एक सुधाकर भी था जिसकी एंकल पर प्लेट लगी थी। फिर पुलिस वाले पूछताछ के लिए सुधाकर और तारा दोनों को बुलाते हैं। फिर सुधाकर कबूल कर लेता है कि वो सुधाकर नहीं बल्कि सुरेंद्र है। वो बताता है कि सुधाकर मेरा जुड़वा भाई है। पिछले महीने की 23 तारीख को उसने मुझे कहा कि वो लेट आएगा, इसीलिए मैं उस रात सो गया, लेकिन उस रात वो घर लौटा ही नहीं और उसका फोन भी नॉट रीचेबल ही बता रहा था। फिर जब मैं उसको ऑफिस में ढूंढने के लिए जाने लगा तो मेरे पास एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। मैंने जब फोन अटेंड किया तो देखा कि सुधाकर को किसी नकाब वाले आदमी ने बांध रखा है। फिर उस आदमी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो सुधाकर को जान से मार डालेगा, और इसीलिए मैं पुलिस के पास नहीं गया। फिर उसी दिन उस आदमी का दोबारा से फोन आया और उसने मुझे रेलवे स्टेशन के पीछे बुलाया। अब साहब मैं क्या करता, मुझे वहां पर जाना ही पड़ा, और उसके बाद वहां पर क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि मैं अचानक से ही बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तो उस समय मैं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में था। फिर कुछ देर बाद उस आदमी की फिर से वीडियो कॉल आई। मैंने देखा कि वो सुधाकर का मुंह टंकी में डुबो रहा था। फिर सुधाकर को बचाने के बदले उसने मुझे रेलवे ट्रैक के पास गोडाउन में जाने के लिए कहा। उसने वहां पर किसी आदमी को बांध रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। फिर उस आदमी ने मुझे कहा कि इस इंसान को वहां पड़ी बंदूक से मार दो, लेकिन जब मैंने उसे मना किया तो वो सुधाकर को फिर से पानी में डुबोकर मारने लगा। मेरा भाई उस समय बहुत तड़प रहा था और मुझसे मेरे भाई का तड़पना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वही किया जो वो चाहता था। मैंने उस इंसान पर गोली चला दी और घर आकर सुधाकर का इंतजार करने लगा। फिर मुझे फोन पर एक वीडियो आई जिसमें मैं उस इंसान को मार रहा था। मेरे जाने के बाद वो कॉल वाला आदमी वहां पर आ गया और उसने उस इंसान का नकाब हटा दिया। सर, वो आदमी जिसको मैंने मारा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई सुधाकर ही था। मैंने गलती से अपने ही भाई पर गोली चला दी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हाथों से ये क्या हो गया। फिर उस इंसान ने मुझे फिर से धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो उस रिकॉर्डेड वीडियो को पुलिस में दे देगा। सर, उसके बाद मैंने खुद को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने लाचार पिता को देखकर मैं हर बार रुक जाता था। तब से लेकर आज तक मैं हर रोज नरक भरी जिंदगी जी रहा हूँ। ठीक सुधाकर की तरह तारा ने भी अपनी बहन को मार दिया था, वो भी उसी कातिल के कहने पर। फिर अरविंद सुरेंद्र और तारा को एक साथ बिठा देता है। दरअसल ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और आज कई सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। फिर अरविंद कहता है कि आप दोनों को एक रिकॉर्डेड वीडियो को नकली लाइव कॉल बताकर दिखाया गया। अगर वो चाहता तो वो खुद उन्हें मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि उस कातिल का तुम दोनों से कोई पुराना रिश्ता हो। क्या तुम लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिस पर तुम्हें थोड़ा बहुत भी शक हो? फिर वो अपनी स्कूल की फोटो दिखाकर एक लड़के का नाम लेते हैं जिस पर उन्हें शक था और उसका नाम था बेंजामिन। तभी मनोहर वहां आकर तारा के फोन में से एक फोटो निकालता है जो संजना की थी, वही संजना जिसने अरविंद को प्रपोज किया था। तारा बताती है कि वो भी हमारे ही साथ पढ़ती थी, उसकी भी एक जुड़वा बहन है, संजना और अंजना। फिर अरविंद फौरन संजना के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। फिर अरविंद उनसे स्कूल के दिनों के बारे में और बेंजामिन के बारे में पूछता है और उन्हें घर जाने के लिए कहता है। दोस्तों, सुरेंद्र और तारा ने अपने ही भाई बहन को मार डाला। भले ही किसी के कहने पर मारा हो, लेकिन कत्ल तो कत्ल है। और ये जानते हुए भी कि ये दोनों कातिल हैं, अरविंद ने इन दोनों को छोड़ दिया ताकि बेंजामिन को पुलिस पर शक ना हो और वो वहां से भागे ना।
अब अरविंद समझ गया था कि बाकी की 6 लाशें जो मिली हैं वो भी इन दोनों के साथ ही पढ़ने वाले लोग थे। जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे वो ट्विन बर्ड स्कूल अब बंद हो चुका था। इसलिए अरविंद उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है जिसका नाम शांति था। फिर अरविंद उन्हें बताता है कि चेन्नई में अब तक 8 मर्डर हो चुके हैं और मामला सीरियल किलिंग का है। वो सभी 8 के 8 विक्टिम ट्विन बर्ड स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते थे और खूनी भी उन्हीं का क्लासमेट है जिसका नाम है बेंजामिन। फिर शांति मैडम उन्हें बताती है कि ट्विन बर्ड स्कूल मेरे हस्बैंड का था। हमारा स्कूल ट्विंस को एक स्कीम ऑफर करता था। पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बच्चे की फीस भरनी पड़ती थी और दूसरे की एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। इसीलिए हमारे स्कूल में बहुत से ट्विंस पढ़ा करते थे। फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड चेस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर गए। वहां मैंने पहली बार बेंजामिन को देखा था। फिर हमारी मुलाकात उसके जुड़वा भाई फ्रांसिस से हुई। लेकिन मेरे पति को बेंजामिन में फायदा दिखा क्योंकि वो चेस का बहुत ही अच्छा प्लेयर था। फिर हम उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए गए, लेकिन वहां जाकर हमें पता चला कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो दोनों भाई अनाथ हो चुके थे। अब वो फुटपाथ पर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करते थे और पास के ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। जब हमने फ्रांसिस की हरकतों को ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड है। फिर उसने हमारे स्कूल में पढ़ने का ऑफर भी ठुकरा दिया, लेकिन वो अपने भाई फ्रांसिस को बहुत ही प्यार करता था और उसकी अच्छी लाइफ के लिए उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने उसे रहने के लिए अपने स्कूल के कैंपस में ही जगह दे दी। उन दोनों की अपनी ही एक दुनिया थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अब धीरे धीरे वो स्कूल के माहौल में घुलने मिलने लगे थे और जैसा कि हमने सोचा था, बेंजामिन फिर से चेस कंपटीशन जीतने लगा। उसका भाई फ्रांसिस भी बहुत होशियार था, हर सब्जेक्ट में टॉप किया करता था। फिर कुछ ही दिनों में वो देखते ही देखते सभी टीचर्स के फेवरेट बन गए। अब टीचर्स सभी बच्चों को उनके ही उदाहरण दिया करते थे कि सभी बच्चों को बेंजामिन और फ्रांसिस जैसा ही बनना चाहिए। हमें लगा कि सभी बच्चे उनसे इंस्पायर होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब धीरे धीरे सभी बच्चे उनसे जलने लगे और उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स तो थे नहीं, इसलिए फ्रांसिस बोला कि मैं बेंजामिन का फादर हूँ और बेंजामिन ने कहा कि मैं फ्रांसिस का फादर हूँ। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों ही एक दूसरे की माँ बाप की कमी को पूरा कर रहे थे। इस बात पर मैंने उनकी बहुत तारीफ की। उनकी तारीफ सुनकर बाकी के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सुनाने लगे कि तुम्हें भी इन दोनों बच्चों जैसा ही बनना चाहिए। फिर एक दिन बेंजामिन ने देखा कि फ्रांसिस रो रहा था। जब उसने उससे रोने का कारण पूछा तो फ्रांसिस ने बताया कि क्या मैं पागल हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे पागल कहकर बुलाते हैं। फिर जब बेंजामिन ने बाकी के बच्चों से जाकर पूछा तो वो बोले कि पागल को पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तुम्हारा पागल भाई अपने आप से ही बातें करता है। अब अपने जान से प्यारे भाई के बारे में ऐसे शब्द सुनकर बेंजामिन भड़क जाता है और उनसे मारपीट करने लगता है। फिर मैंने भी बाकी सभी बच्चों को फ्रांसिस से बदतमीजी करने के लिए बहुत डांटा और बेंजामिन को भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए सजा दी ताकि वो आगे से मारपीट ना करे। फिर उस घटना के कुछ दिन बाद ही दिल्ली में ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट था। मैं भी एक चेस चैंपियन हूँ, इसलिए हर रोज स्कूल के बाद मैं बेंजामिन के साथ चेस की प्रैक्टिस किया करती थी। एक दिन हम जब चेस खेल रहे थे तो अचानक से स्कूल की लाइट चली गई। फिर बेंजामिन भागकर फ्रांसिस के पास गया क्योंकि फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसको एक अजीब सी बीमारी थी कि अगर वो ज्यादा देर तक अंधेरे में रहा तो डर के मारे उसकी मौत हो जाएगी। फिर अगले दिन हमने बेंजामिन को चेस टूर्नामेंट के लिए दिल्ली भेज दिया। बेंजामिन को फ्रांसिस की चिंता खाए जा रही थी, लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके वापस लौटने तक मैं ही फ्रांसिस का ख्याल रखूंगी। लेकिन स्कूल के बच्चे बेंजामिन के ना होने का फायदा उठाकर फ्रांसिस को परेशान करने लगे। उन्होंने बेंजामिन का सारा गुस्सा फ्रांसिस पर निकालना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पूरी क्लास के सामने उसकी पैंट भी उतार दी। एक बच्चे ने तो वॉशरूम का पानी तक उसके मुंह पर फेंक दिया। अब फ्रांसिस के साथ इतना सब कुछ हो रहा है ये बात मुझे पता नहीं चली, वरना मैं उन बच्चों को रोक देती। फ्रांसिस अंदर ही अंदर घुट रहा था। फिर जब बेंजामिन दिल्ली से वापस आया तो फ्रांसिस ने उन बच्चों के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि बेंजामिन उन बच्चों के साथ फिर से मारपीट करेगा और फिर टीचर बेंजामिन को सजा देगी। यही बात सोचकर वो चुप रहा। एक दिन उन दोनों बच्चों का बर्थडे था और उसी दिन लैब डे भी था। उनकी क्लास में कुल 11 ट्विंस पढ़ा करते थे, यानी कि टोटल 22 बच्चे। हमारे स्कूल में एक रूल था कि लैब डे के दिन सभी ट्विंस को अलग अलग लैब में जाना पड़ता था। 11 बच्चे फिजिक्स की लैब में गए और 11 केमिस्ट्री की लैब में। फ्रांसिस गया फिजिक्स की लैब में
और बेंजामिन केमिस्ट्री की लैब में। तभी एक बच्चे को कहीं से पता चल गया कि फ्रांसिस को अंधेरे से डर लगता है। फिर सभी बच्चों ने मिलकर एक प्लान बनाया। लैब का दरवाजा बंद करके उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। उस दिन उन बच्चों ने सारी हदें पार कर दी थी। फ्रांसिस जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो बच्चे फ्रांसिस की लाचारी पर हंस रहे थे। फिर बेंजामिन फ्रांसिस की चीख सुनकर दौड़कर केमिस्ट्री की लैब की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाया। अब फ्रांसिस अंदर से चिल्ला रहा था और बेंजामिन बाहर से। दोनों ही बच्चे चीख रहे थे। फिर बेंजामिन उन बच्चों के आगे भीख मांगने लगा, उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो, उसको अंधेरे से डर लगता है और अगर वो ज्यादा देर तक अंधेरे में रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो जालिम बच्चे फ्रांसिस की लाचारी पर हंसते रहे। फिर धीरे धीरे फ्रांसिस को सांसें आनी बंद हो गई और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फ्रांसिस बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर जब उन बच्चों ने दरवाजा खोला तो बेंजामिन ने अपने भाई को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फ्रांसिस इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, वो भी अपने ही बर्थडे वाले दिन। उसको देखकर बेंजामिन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पहले उसने अपने माँ बाप को खोया और अब उसने अपने जान से प्यारे भाई को भी खो दिया था। अब बेंजामिन को अपना कहने वाला, प्यार करने वाला, माँ बाप की कमी पूरा करने वाला कोई भी नहीं था। उस दिन तो बेंजामिन की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फिर जब फ्रांसिस को दफन किया जा रहा था तो बेंजामिन चिल्लाने लगा, मत दफनाओ उसको, उसे अंधेरे से डर लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाजें वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को चीर रही थी। फिर वो रात भर फ्रांसिस की कब्र के पास लेटकर उसे याद करके रोता रहा। इस हादसे ने बेंजामिन को तोड़कर रख दिया था। फिर 3 दिन बाद जब वो स्कूल में आया तो उसने क्लास के सभी बच्चों को बड़े ही अजीब तरीके से देखा। बेंजामिन की हालत देखकर हमने उसको एक चर्च के हवाले कर दिया, क्योंकि अगर वो इस स्कूल में रहता तो उसको हर रोज फ्रांसिस की याद सताती। इस हादसे के बारे में मेरे पति ने मुझे पुलिस को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होती। बस उसी दिन मैंने बेंजामिन को लास्ट टाइम देखा था। फिर थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। फिर अरविंद ने उन सभी बच्चों की डिटेल्स मंगवाई, जिनमें से 11 जोड़ों में से उसने 8 बच्चों को तो मार डाला था और अब सिर्फ 2 ही जोड़े बचे थे, संजना अंजना और धीरन धीरज। फिर अरविंद ने उन 8 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ठीक ढंग से देखा और छानबीन करने पर उसे पता चला कि जैसे फ्रांसिस अपने बर्थडे वाले दिन मरा था, बेंजामिन ने उन 8 लोगों को उनके बर्थडे वाले दिन बिल्कुल वैसे ही मौत के घाट उतारा था। फिर अरविंद संजना के घर पर जाता है और उन्हें भी सारी बात बता देता है। फिर वो उन दोनों बहनों को मनोहर के घर पर लेकर जाता है ताकि वो दोनों वहां पर सेफ रह सके। फिर वो जाता है धीरन और धीरज को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन तभी अगले ही दिन पुलिस को एक लाश मिलती है जो धीरन या धीरज में से किसी एक की थी। अब अरविंद समझ जाता है कि ये लाश धीरन की है, क्योंकि वही उस दिन फिजिक्स की लैब में था। अब बेंजामिन का प्लान साफ था, उन 10 लोगों को मारना जो उस दिन फिजिक्स की लैब में मौजूद थे, क्योंकि उसके भाई फ्रांसिस को उन्हीं 10 लोगों ने मारा था। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर रंजीत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। फिर अरविंद उनसे मिलने के लिए जाता है। रंजीत बताता है कि मेरा एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जब मैं कार चला रहा था तब एक काले रंग की कार आकर जानबूझकर मुझसे टकरा गई। उससे बचने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे याद है कि वो आदमी कार से उतरा और उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। अरविंद, जरूर वो आदमी बेंजामिन था जो मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझे क्यों बचाया मुझे ये समझ में नहीं आया। जरूर वो मुझे जानता है। फिर वहां से जाने के बाद अरविंद को शांति मैडम का फोन आता है। वो बताती है कि फ्रांसिस की हर डेथ एनिवर्सरी पर मैं उसकी कब्र पर फूल रखने के लिए जाती हूँ, लेकिन मेरे वहां जाने से पहले ही उसका भाई बेंजामिन वहां पर फूल रखकर चला जाता है। कल उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी है और वो अपने भाई की कब्र पर जरूर आएगा। फिर अरविंद रात के 11 बजे ही उस कब्र के पास पहुंच जाता है और जैसा कि अरविंद ने सोचा था, रात के 12 बजे एक काली कार आकर वहां रुकती है। फिर फूलों का गुलदस्ता लेकर बेंजामिन वहां पर आ जाता है और अपने भाई फ्रांसिस की कब्र पर रख देता है। उस समय बेंजामिन ने मास्क पहना हुआ था। फिर जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर मनोहर था, यानी कि मनोहर ही बेंजामिन है। तभी अरविंद पीछे से उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन मनोहर जल्दी से अपना मास्क पहनकर अरविंद को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर अरविंद काफी देर तक उसकी कार का पीछा करता है, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब हो जाता है।
फिर अरविंद जाता है मनोहर के घर में, जहां उसने संजना और अंजना को छोड़ा था। दरवाजा नॉक करने पर मनोहर दरवाजा खोलता है। फिर अरविंद उसे कहता है कि मैं यहाँ से दोनों लड़कियों को ले जाने आया हूँ, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर सेफ नहीं है। फिर जब अरविंद ऊपर जाता है तो देखता है कि मनोहर ने संजना और अंजना दोनों को बांध रखा था। तभी मनोहर पीछे से आकर अरविंद को बेहोश कर देता है और अंजना को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अरविंद को जब होश आता है तो वो देखता है कि वहां पर सिर्फ संजना ही मौजूद थी। लेकिन अरविंद मनोहर की लोकेशन को ट्रेस करके उसको ढूंढ लेता है और उसके पास जाकर उस पर गन तान देता है। लेकिन मनोहर तो अरविंद पर ही भारी पड़ जाता है और अंजना को लेकर लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। उस समय संजना नीचे ही मौजूद थी। तभी अरविंद ऊपर से एक गन फेंकता है और संजना को कहता है कि मनोहर को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हारी बहन को मार डालेगा। फिर संजना आंखें बंद करके लिफ्ट के सामने खड़ी हो जाती है और गोली चला देती है। लेकिन लिफ्ट में मनोहर था ही नहीं, बल्कि अकेली अंजना थी और संजना के हाथों वो मारी गई। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जब अरविंद ने मनोहर पर गन तानी तो मनोहर ने देखा कि अरविंद के सीने पर फ्रांसिस नाम गुदा हुआ था, जिसका मतलब साफ है कि बेंजामिन मनोहर नहीं बल्कि अरविंद है। तभी अंजना के मर जाने के बाद ही ऑफिसर रंजीत भी वहां पर आ जाते हैं और अरविंद पर गन तान देते हैं। फिर रंजीत कहता है तो आईपीएस अरविंद तुम ही हो बेंजामिन, तुमने तो पूरी पुलिस फोर्स का मजाक बनाकर रख दिया। फिर रंजीत उससे पूछता है कि तुमने मनोहर को इस सब में क्यों घसीटा। फिर बेंजामिन कहता है क्योंकि तुम मेरे बीच में आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा एक आदमी हर वक्त मेरा पीछा करता था, इसीलिए मैंने मनोहर को बेंजामिन बनाकर उसके बेटे को मारने की धमकी दी, उसे अपने इशारों पर नचाया और उस रात कब्रिस्तान में बेंजामिन बनकर आने को कहा। मैंने उसे पकड़ने का नाटक भी किया ताकि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पकड़ ही लिया। फिर रंजीत उसे बताता है कि उस दिन जब तुमने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला तो मैं तब ही समझ गया था कि तुम ही बेंजामिन हो, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही लाइटर उस आदमी के पास था जो मेरा एक्सीडेंट करके मुझे हॉस्पिटल छोड़कर आया था। फिर एक दिन मैं चुपके से तुम्हारे घर गया और वहां मुझे तुम्हारे कपबोर्ड में से तुम्हारे और तुम्हारे भाई फ्रांसिस की फोटो मिली। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी कानून को अपने हाथ में लेकर गलत किया है। अब कोर्ट तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाएगी। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कोर्ट ने अरविंद उर्फ बेंजामिन को उम्र कैद की सजा सुनाकर उसे चेन्नई की सेंट्रल जेल में डलवा दिया। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग मारे गए थे उन सब के जुड़वा वहां पर मौजूद थे, लेकिन धीरन और धीरज ही नहीं थे। तभी धीरज रंजीत के पास भागता हुआ आता है और रोने लगता है। वो कहता है प्लीज सर मेरे भाई को बचा लो, क्योंकि वो मरा हुआ इंसान मेरा भाई नहीं था। मेरा भाई तो बैंक लूटने के चक्कर में चेन्नई की सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों धीरन वही आदमी है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में बैंक में डकैती करते हुए देखा था। फिर धीरज कहता है कि बेंजामिन के बारे में मैंने आज ही न्यूज में देखा कि उसको भी उसी जेल में ले जाया जा रहा है। प्लीज सर मेरे भाई को बचा लो, क्योंकि जरूर वो वहां पर मेरे भाई को ही मारने गया है। फिर रंजीत जल्दी से जेल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बेंजामिन ने धीरन का काम निपटा दिया था। अब तक हम सोच रहे थे कि रंजीत ने बेंजामिन को पकड़ लिया, लेकिन बेंजामिन ने तो खुद जानबूझकर सरेंडर किया था ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। उसी ने ही मूवी की शुरुआत में एक लावारिस लाश को जलाकर उसे धीरन का नाम दे दिया और उस लाइटर को जानबूझकर रंजीत के सामने रखा ताकि रंजीत उसे पकड़कर जेल में डलवा दे। अब धीरन को मारकर बेंजामिन ने फ्रांसिस की मौत का बदला ले लिया था और अब उसके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं था, इसलिए वो जहर खाकर खुद को भी खत्म कर लेता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप भी अपने भाई से प्यार करते हैं तो एक लवली सा कमेंट छोड़कर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।